नमस्कार। बोल मुंबई बोल नीता के संग में आप सभी का स्वागत है। बोल मुंबई बोल में हम आवाज़ की आज बात करेंगे। इस एपिसोड में हम आपको सांस्कृतिक की झलक लाते हैं, मुंबई में क्या क्या हो रहा है। और आज एक अहम चीज़ हो रही है मुंबई में, जहां पर मुंबई की डबिंग वॉइसिंग इंडस्ट्री एक छत पर इंडिया वॉइस फेस्ट में इकट्ठा हुई है, क्योंकि आवाज़ सबसे पहले सेलुलॉइड पर्दे का एक अहम हिस्सा है। आप चित्र तो देखते हैं, लेकिन चित्र के पीछे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आती है वो कितनी अहम होती है, ये इंडिया वॉइस फेस्ट में आपको पता चलेगा। तो आइए इंडिया वॉइस फेस्ट के एक ऐसी आवाज़ से आपको मुलाकात करवाते हैं जिसे आपने रेडियो, टेलीविज़न, बड़े पर्दे पर, फिल्म अवार्ड्स नाइट्स में सभी जगह सुनी होगी। और उन्होंने आज ऑर्गेनाइज़ की है वॉइस इंडिया फेस्ट। आइए मिलते हैं दर्पण मेहता से। हेलो दर्पण, वेलकम। और इस आज के इस फेस्टिवल इंडिया वॉइस फेस्ट के बारे में बताइए। थैंक यू नीता। इंडिया वॉइस फेस्ट एक बड़ा ही अनोखा कार्यक्रम है जो इंडिया की डबिंग और वॉइस ओवर इंडस्ट्री है, उसका ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो इस देश में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ना सिर्फ बम्बई से बल्कि देश के अलग अलग कोनों से भी जो इंडिया के सबसे बड़े वॉइस आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं और इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं और नए टैलेंट भी, ये सब मिलकर 250 से 300 लोग आकर मिलकर एक दिन इस काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पैनल डिस्कशंस होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, मास्टर क्लासेस होंगे, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो हमारे साथ अपनी कला शेयर करेंगे। तो एक तरीके से ये एक जश्न मनाया जा रहा है हमारी इस कला का। दर्पण, ये जश्न मनाने की वजह क्या है? क्योंकि आप खुद एक बहुत अच्छे आवाज़ हैं, हर चैनल्स पे आपकी आवाज़ गूंजती रहती है। तो क्या रीज़न रहा है, क्या मतलब रहा है? क्योंकि एक बैकग्राउंड वॉइस कितनी अहम होती है, ये दोनों चीज़ों के बारे में बताइए। जैसे कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, अनफॉर्चुनेटली, जबकि आवाज़ भी उतनी ही अहम है जितना कि जो चेहरा है। चाहे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे फिल्में हो, चाहे टेलीविज़न हो, रेडियो हो, हर जगह आप हर वक्त किसी न किसी आवाज़ को सुनते हैं। कहीं ना कहीं एनोनिमिटी जो है कि लोग हमें देख नहीं पाते हैं, हमारा चेहरा नहीं देख पाते हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं हम रह जाते हैं पीछे। तो इस तरह के कार्यक्रम से अंग्रेज़ी में कहते हैं वी आर ट्राइंग टू गिव अ फेस टू द वॉइसेस। तो इस तरह के इवेंट की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको लगा कि लोगों को हमारे बारे में जानना चाहिए, और इस वजह से हमने इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हम सब मिलकर इस काम का जश्न भी मनाएं और साथ में लोग हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में ज़्यादा बेहतर जानें। दर्पण, इंडिया वॉइस फेस्ट में किस तरह के लोग आए हैं? आधे स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल हैं? क्योंकि हम आपको बता दें, दर्पण ने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ की है, एक दिन की सेमिनार, जहां एक छत के नीचे हर भाषा के, हर तरह की आवाज़ें, बीट, एनिमेशन, डबिंग, नरेशन, वॉइस ओवर, एड फिल्म्स की वॉइसेस हों। तो आपको ये फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करने में कितनी दिक्कतें या कितनी आसानी से आपने ऑर्गेनाइज़ कर ली? ये अब उस माँ से पूछिए जिसने 9 महीने देकर एक बच्चे को जना है। आसान इसलिए था क्योंकि मन में बहुत जोश था, मुश्किल इसलिए था क्योंकि कभी इस तरह का कार्यक्रम हुआ नहीं है और पूरी इंडस्ट्री को एकत्रित करना, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री जहाँ पर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होता नहीं है, ऐसे में थोड़ी दिक्कत होती है। तो भरसक कोशिश की, बहुत मेहनत की, थोड़ा वक्त भी लगा, पर एक चीज़ जो हमारे साथ थी वो थी उम्मीद, आशा कि हम इस तरह का कुछ कर पाएंगे। और आज यहाँ बड़े बड़े दिग्गज से लेकर नौसिखिए भी शामिल हैं। पद्मश्री अमीन सायनी जी हमारे साथ होंगे और हरीश भिमानी जी जो एक नेशनल अवार्ड विनिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं, चेतन सशीतल जी, ब्रिजभूषण और ऐसे कई दिग्गज कलाकार वो आज शरीक होंगे इस कार्यक्रम में। उनके साथ ऐसे भी 101 लोग हैं जो लोग नए आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अभी अभी ये काम करना शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इंडस्ट्री के हर सेगमेंट से लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं। तो जो नए लोग हैं उनको अपने बड़ों से सीखने का मौका मिलेगा और जो बड़े हैं उनको अपनी कला नए लोगों के बीच में बांटने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से ये कार्यक्रम अपने आप में एक परिपूर्ण इंडस्ट्री का कार्यक्रम बन जाता है। एक लाइन में आप बताएंगे जो आने वाली वॉइसेस हैं उनके लिए, हाउ वुड यू गाइड देम कि आगे चलकर इंडिया फेस्ट से जुड़े तो रहेंगे लेकिन पर्सनल लेवल पे वो कैसे अच्छे एक वॉइस आर्टिस्ट बने? बहुत आई थिंक सबसे बढ़िया सवाल है नीता, क्योंकि कई बार लोग समझते हैं कि अगर मैं बोल सकता हूँ तो मैं वॉइस आर्टिस्ट बन सकता हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि वॉइस एक्टिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कला है।
जिसमें अच्छी आवाज़ के अलावा भाषा की पकड़, एक्टिंग की काबिलियत, दृढ़ संकल्प, ये बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है इस कला में। तो मैं नए लोग जो आ रहे हैं, मैं खुद आज इस काम को 20-22 साल से कर रहा हूँ, तो जो नए लोग आ रहे हैं मैं उनके लिए यही कहूँगा कि एक तो अपनी कला पर काम करें, अपनी भाषा पर काम करें, और अंग्रेज़ी में कहते हैं नेवर गिव अप, क्योंकि ये काम ऐसा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ये कला ऐसी है कि कला को इसको पक्का करने में वक्त लगता है। तो आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर आप वक्त दे सकते हैं, रियाज़ कर सकते हैं और अपनी भाषा और अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा बन सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है कि आप इसमें सफल नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका इंडिया वॉइस फेस्ट इसी तरह बहुत सक्सेसफुल रहे और हम बहुत सारी अच्छी अच्छी आवाज़ें सुने। थैंक यू सो मच दर्पण। बोल मुंबई बोल में दोस्तों अभी हम सुन रहे थे दर्पण मेहता जी, जिन्होंने ये पूरा इंडिया वॉइस फेस्ट को क्यूरेट किया है। और बोलना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, आइए आज की सेमिनार में जानते हैं, और उसके बाद हम मिलेंगे वॉइसिंग इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज कलाकारों के साथ भी। आइए देखते हैं। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुएं बाग में मिले मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल बैठे हो मैं रास्ता बनाऊं अगर तुम अनिल कपूर। अच्छा अनिल है क्या? अनिल, हाँ अनिल, हाँ अनिल, हाँ अनिल, how are you? अरे अनिल कैसे है तू? हाँ यार कर शुरू हो जाओ। देखिए आप शुरू कीजिए, आपका तो काम शुरू कीजिए। एक काम कीजिए, एसी बंद कीजिए। एसी बंद, हाँ ठीक है। लेवल लीजिए। आप जिस वॉइस में कर रहे हैं जितने कीजिए आप, मैं कहा पुराने चावल है बस दिमाग में। इस प्रोग्राम is brought to you by Mercedes-Benz in association with LIC। जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ। बोल मुंबई बोल में नीता वाजपेयी के संग हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत, और उनके बिना अगर हम वॉइस को कुछ हो जाता है तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते। एक लैरिंगोलॉजिस्ट, वॉइस कोच एंड वोकोलॉजिस्ट डॉक्टर साधना नाइक। आइए हम उनसे बात करते हैं और आवाज़ के अहम पहलुओं पर नज़र डालते हैं, उनसे पूछते हैं। नमस्ते और वेलकम टू बोल मुंबई बोल इन 24 न्यूज़ का हमारा ये कार्यक्रम है। और आज इस इंडिया वॉइस फेस्ट में आपने जो बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ट्रेनिंग दी, लोगों को बताया कि वॉइस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है हमारी पर्सनालिटी के लिए। अगर हम वॉइस को थ्रो करते हैं, वॉइस किसी के लिए सबसे पहले इम्प्रेशन बनता है आँखों के बाद आवाज़ का। कितना सच है ये? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपकी जो आवाज़ की जो क्वालिटी है, आप जिस तरह से जो एक्सप्रेशन आप बोल रहे हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी बाहर आती है। और अगर आप आपकी आवाज़ को अपने प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल करते हो तो आवाज़ और भी अहम हो जाता है आपके लिए। और अगर आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ख़राश होती है, आए दिन मुंबई का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इतना पोल्यूशन रहता है, डस्ट पोल्यूशन रहता है, तो आवाज़ को कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। हम हमेशा बोलने से पहले या तो ठंडा गर्म पानी पी लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं, ठंडा पी लेते हैं, तो वॉइस में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाउ डू यू रेक्टिफाई दैट? उसे हम कैसे ठीक करें, कैसे बनाए रखें आवाज़ को? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी आवाज़ एकदम हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रहेगी।
पहली चीज़, आप जो खाते हो या पीते हो, जैसे आपने अभी बोला कि हम गर्म पानी पीते हैं या ठंडा पानी पीते हैं, पानी पीना ज़रूरी है। जितना आप पानी पिएंगे उतने आपके वोकल फोल्ड्स पे स्ट्रेन कम आएगा। दूसरी चीज़ है आपका डाइट, क्या खाते हो आप। बहुत बाहर का खाना, तला हुआ खाना, ज़्यादा तीखा खाना, ऐसी सब चीज़ें अगर आप खाते हो तो उसका असर वॉइस पे होता है, क्योंकि एसिडिटी होती है। अभी लोग जानते नहीं, लोग समझते हैं कि एसिडिटी पेट में होती है, बट ये एसिड एक्चुअली हमारे पेट से हमारे गले में, हमारे थ्रोट में आ जाता है और वॉइस बॉक्स में सूजन भी आ जाती है। दूसरी बात है आवाज़ का सही इस्तेमाल। बहुत बार क्या होता है कि लोग ट्रेंड नहीं होते हैं, और अगर ट्रेंड भी होते हैं तो आवाज़ का बहुत ही गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़ोर से चिल्ला के बात करना या एकदम थ्रोट पे स्ट्रेन दे के घुसफुसाना, या जब आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं तो आवाज़ टायर्ड होती है, आप उसको आराम नहीं दे पाते। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिसकी वजह से आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर आप अवेयर रहो, आप खाने के बारे में केयरफुल रहो, आप स्ट्रेस के बारे में केयरफुल रहो, आप पानी पीना हमेशा इसकी आदत डालें। आपको ये कॉमन सेंस है, आपको मालूम है कि तली हुई चीज़ें, तीखी चीज़ें, ये सब चीज़ें पेट के लिए भी अच्छी नहीं है, आवाज़ के लिए भी अच्छी नहीं है। सो इन कॉमन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखेंगे तो आपके आवाज़ के लिए अच्छा रहेगा। बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी बॉडी टायर्ड है उतना हम वॉइस को भी ज़्यादा स्ट्रेन करेंगे। सो ये सब सिंपल थिंग्स अगर आप फॉलो करेंगे, इट विल हेल्प यू। देखा दोस्तों, अच्छी आवाज़ के लिए सिर्फ अच्छे बोलने के लिए सिर्फ अच्छी आवाज़ नहीं चाहिए, मगर खान पान में भी निहायत ही सेफ्टी बरतना कितना ही ज़रूरी है, ये आज हमने इस सेमिनार में जाना डॉक्टर साधना नायक से। डॉक्टर साधना नायक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आइए सेमिनार के अगले पहलू पर चलते हैं और नज़र डालते हैं कि क्या हो रहा है इंडिया वॉइस फेस्ट में। Two yuppies in middle management race, one with brains, one with face. Tortoise car was on finance money, Rabbit bought Prappa's Lamborghini. He drove on 120 gust speed, was in the lead, so got down for chai. Lamborghini refused to start, Rama jaane why? Why? No? Tortoise came first with his old secretary and all colleagues. The car was right, the battery was wrong, my Amaron lasts long, really long, bolo lasts long, really long, really long. So we agreed and it became a hit. बोल मुंबई बोल नीता के संग हम दोस्तों इंडिया वॉइस फेस्ट के बहुत ही अहम पड़ाव पर हैं, जहां पर वॉइसिंग डबिंग के पूरा एक कारवां यहाँ पर हाजिर है। और हमारे साथ हैं एक लेजेंडरी वॉइस नंबर 1, यानी बिग सी हम उन्हें कह सकते हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं इंडिया वॉइस फेस्ट के बारे में, वॉइसिंग टैलेंट के बारे में, और वॉइसिंग इंडस्ट्री में, डबिंग इंडस्ट्री में जो पर्दे के पीछे काम करते हैं उन लोगों को कौन सी मुश्किलात पेश आ रही हैं उसके बारे में। चेतन शशितल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोल मुंबई बोल में। इंडिया वॉइस फेस्ट है, एक ये पहला और अनोखा कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, जिसमें तकरीबन मुंबई की ही नहीं इंडिया की सारी अहम वॉइसेस यहाँ पर हाजिर हैं और आप लेजेंडरी माने जाते हैं। सो वहाँ तक उस पोजीशन में पहुँचने के लिए आपने क्या मशक्क़त पेश की है, आई है आपके सामने? जब मैंने शुरुआत की थी उस वक्त इंडस्ट्री में एक ही टाइप के वॉइसेस चलते थे जो डॉक्यूमेंट्रीज में चलते थे। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर मैं कुछ और कर सकूं, तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि एडवर्टाइजिंग से जो शुरुआत हुई थी, तो एडवर्टाइजिंग में जो मॉडल है उस मॉडल को अगर एक आवाज़ मिल जाए तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर की ओर एक स्टेप आगे जाता है, क्योंकि कंज्यूमर उस मॉडल में अपने आप को दिखता है। तो वो मैंने किया, और द एबिलिटी टू चेंज वॉइसेस, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे अगल बगल में जितने लोग होते हैं
उनकी आवाज़ें, अ कॉमन मैन, वो मैंने शुरुआत की थी। और उसके बाद लोगों को भी अच्छा लगा। और क्रिएटिव्स जब लिखते थे तो सोच के लिखते थे कि ये आवाज़ चेतन करेगा, ऐसा ऐसा हुआ था। और उसके बाद जर्नी में काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए। मतलब कैरेक्टर वॉइसेस को ज़्यादा अहमियत आ गई। सो इसीलिए वो बोलते हैं ना कि एक सी चेंज लाया वॉइसिंग इंडस्ट्री में तभी। हमने सुना है 25,000 से भी ज़्यादा वॉइसेस की हैं, तो एक कॉमन मैन से लेकर बिग बी तक की आवाज़ों में आपने खुद को किस तरह से प्रैक्टिस की, या वॉइस एक थेरेपी की तरह, ब्रीदिंग टेक्निक की तरह किस तरह से की? कैन यू गिव अस एन एग्जांपल ऑल्सो? नहीं, मतलब ऐसा है ना कि ये जो है इट्स अ विंड इंस्ट्रूमेंट, और सांस है तो आवाज़ है। तो प्राणायाम, अपने प्राण को आयाम देना, डिसिप्लिन योर ब्रेथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने किया। तो एक बार ये इंस्ट्रूमेंट है, एक बार ये इंस्ट्रूमेंट आप मास्टर कर लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। सो एनीथिंग यू कैन डू, एनी वॉइस। You want to sound old, you can sound old. You want to sound like this or something, you can change your voice. So you know exactly what kind of pressure centers you're changing. So you can go to a wide range of voice. And I always feel that it is nice to have a voice in the mids, because then you can go low also and you can go high also. और दूसरी बात यह है कि एक वॉइस टैलेंट को सिंगर भी होना चाहिए, क्योंकि सिंगिंग जो है वो वॉइस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप गाना सीखते हैं वो आपके आवाज़ के लिए वो बेस्ट एक्सरसाइज है। आप हमें हमारे इन 24 न्यूज़ के दर्शकों को एक एग्जाम्पल, आपकी जो विभिन्न कलाएं हैं, चाहे वो विंड इंस्ट्रूमेंट में जैसे सेक्सोफोन आप बजाते हैं, या फिर मिस्टर बच्चन की या आमिर खान की किसी की भी आवाज़ आप कहते हैं, एक एग्जाम्पल बताइए। जैसे एक मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे जितने कॉमेडियंस हैं वो सब नाक से बोलते हैं, क्योंकि कॉमेडी जो है वो नाक से आती है। तो अगर आपको एक भी कॉमेडियन की आवाज़ आ जाए तो आप जैसे उसमें बेस चेंज करते जाएंगे, आपको एक करके कॉमेडी नहीं आता जाएगा। मतलब मान लीजिए आप जॉनी वॉकर हैं। आमा, एक कौन कहता है कि कमबख्त के होश नहीं, थोड़ा सा कुछ होश बाकी, थोड़ा सा माल और। हाँ, अभी इसमें अगर बेस बढ़ा दिया तो यू विल गेट ओम प्रकाश। आमा, एक कौन कहता है कमबख्त के होश नहीं है। अभी ओम जी का गला दबा दिया, यू विल गेट जगदीप। ना, अरे कौन कहता है कि कमबख्त के होश नहीं है। ऐसे मतलब रिसर्च है। विच इज़ द बेस्ट वॉइस आपको लगा है कि मैंने ये किया है और एक सेटिस्फैक्शन मिला है, क्रेडिट मिली है, पैसे तो मिले ही हैं? ऐसे किसकी वॉइस या कौन सी फिल्म में? हमने सुना है बाला साहब ठाकरे साहब की भी आपने वॉइस की है। हाँ, वो बाल कड़ू में मैंने की थी। तो उसमें उनका ही इज़ टॉकिंग एंड एडवाइजिंग टू अ यंगस्टर को एडवाइस देते हैं, लाइक इट्स लाइक अ हेवन, फ्रॉम हेवन ही टॉक्स टू हिम। तो वो था, तो उसमें भाषण वगैरह थे। शपथ घ्यायची तर ही घ्या, की जसे ते सगळे एकवटले तसे आम्ही सुद्धा एकवटल्याशिवाय राहणार नाही। वैसे तो ऐसा किया था, किया। सो दैट वॉइस आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई डिड इट। काफ़ी खुश हूँ। डिफ़िकल्ट वॉइस होती है, कभी कभी पकड़ में नहीं आती है। डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं, डिफ़िकल्ट मतलब हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं काफ़ी टाइम, क्योंकि वो टिम्बर क्या है, क्योंकि क्या है, कभी कभी अगर आपको सही ऑडियो सैंपल नहीं मिलता है देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब जैसे मैंने बोला था अलादीन में जब मैंने जीनी किया था, तो डिफिकल्ट कैरेक्टर टू डू, क्योंकि वो रैपिडली चेंज करता है वॉइसेस। तो रैपिड चेंज है ना, तो इसमें यू हैव टू कंट्रोल योर। अली बाबा के थे 40 चोर, शहजादे के थे दीवाने, मालिक खुली किस्मत लगी लॉटरी, मिला जादू जहान माने, आ गई पावर अब मुट्ठी में, बड़ी तोपें उगलती आग, क्या स्टाइल याहू, क्या अदा, मत सोचो रगड़ दो चराग, फदाइए मिस्टर अलादीन सा पेश कर दो आइटम कहीं। तो जैसे जैसे कैरेक्टर चेंज होता है, और वो एक गाने में तो एक कंटिन्यूसली चेंज करते थे।
दोस्तों आपने देखा कि कितने वेरिएशन एक आवाज़ से आते हैं और कितना असरदायक होता है उसे पर्दे पर उकेरना। आप मानते हैं कि पर्दे के पीछे के कलाकार कितनी मेहनत करते हैं। हम बात कर रहे हैं चेतन शशितल जी से, जो एक लेजेंड हो गए हैं। और हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के फोरम में क्या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वॉइसिंग इंडस्ट्री की, कि क्या वो सॉल्व हो पाएंगे? सॉल्व हो पाएंगे या पता नहीं, क्योंकि जब एक वॉइस आर्टिस्ट खुद अपना स्टैंड नहीं लेता, वो अपनी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर सकता। अगर आपके माइंड में ये इनसिक्योरिटी रहेगी कि अगर मैंने इतना कोट किया है और अगर दूसरा कोई अंडर कोट कर लेगा तो मेरा काम चला जाएगा, तो ये इनसिक्योरिटी रहेगी तो इंडस्ट्री कहीं नहीं जा सकती। मान लीजिए आज कोई 20,000 में काम कर रहा है, दूसरा बोलता है मैं 10,000 में करूँगा, तो उसके पास चला जाएगा। और 10,000 वाले को कोई बोलता है अरे मैं 5,000 में कर दूंगा, वो उसके पास चला जाएगा। वैसे जब तक कलेक्टिवली सबको स्टैंड करना तो है, दे हैव टू स्टैंड कलेक्टिवली एंड दे हैव टू स्टिक टू इट, तभी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। नहीं तो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकता है। चेतन जी, बोल मुंबई बोल नीता के संग में इन 24 न्यूज़ से हमारे साथ बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हो गया, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसका बदला हम लेके ही रहेंगे। अरे ये क्या देख रहे हो भाई लोग? सुनो भाई, ये देखो कल मैं किससे मिलके आया। ओ तेरी, बता क्या बात है यार, ये कैसे हुआ? ये देख ऐसे। अरे ये तो, और सुनो, ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, वो भी किसी ने ऐसे ही मॉडिफाई किया है। किसी भी फोटो और वीडियो को देख के ना बेवकूफों की तरह बहक मत जाना, समझे भाई? डिलीट कर उसे। तू चाय पिला, आजा। क्या चाय पिला? सोशल मीडिया से आने वाले हर संदेश को सावधानी से समझें। समझदारी में होती है ताकत। सतर्क जनता, सुरक्षित भारत। जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है बोल मुंबई बोल नीता के संग। तो आइए दोस्तों, चलते हैं बोल मुंबई बोल के उस पड़ाव पर जहां आवाज़ होती है, फिल्म बनती है, बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, लेकिन उसमें सबसे अहम काम होता है साउंड इफ़ेक्ट्स का। और साउंड इफ़ेक्ट्स की बात आती है तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में इस वक्त एक ही नाम आ रहा है, साउंड इफ़ेक्ट्स के बहुत ही बढ़िया उम्दा आर्टिस्ट करण सिंह का। आइए उनसे बात करते हैं और साउंड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, टेक्निकल वर्ड क्या होता है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। करण, बोल मुंबई बोल के नीता के संग के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्लीज़ टेल अस अबाउट, हमें साउंड इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। साउंड इफ़ेक्ट्स देखिए 2 तरह के होते हैं एक्चुअली, ये 2 पार्ट है अलग अलग। हम लोग जो है, मैं एक फोली आर्टिस्ट हूँ, मेरा एक स्टूडियो है गोरेगांव में, जस्ट फोली करके, वहाँ मैं साउंड इफेक्ट करता हूँ। मैंने लगभग 2-2.5 हज़ार फिल्में अभी तक कर दी हैं। ये बेसिकली होता है कि जितने एक्टर्स हैं, मेन एक्टर्स, बैकग्राउंड एक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स की जितनी मूवमेंट्स है वो हम लोग को रिक्रिएट करने पड़ती हैं। जैसे उनके चलने की आवाज़ हुआ और बैठने की आवाज़ हुई, वो जो भी प्रॉपर्टी हैंडल कर रहे हैं उसकी आवाज़ हुई, और जैसे एक्शन सीक्वेंस है तो चीज़ें टूट रही हैं, टेबल टूट रहे हैं, बॉटलें टूट रही हैं, रॉड्स गिर रहे हैं, ऑल दैट तोड़ फोड़, वो सारी साउंड्स हम लोग फिल्म के लिए रिक्रिएट करते हैं, तो उसको फोली बोलते हैं। जितने लाइव एक्शन होते हैं वो हम लोग लाइव स्टूडियो में करते हैं, उसको फोली बोलते हैं। और जो बैकग्राउंड इफेक्ट्स होता है, जैसे एम्बियंस वगैरह हो गया, और जो चीज़ें स्टूडियो के अंदर नहीं आती उसको स्टॉक इफेक्ट्स से डालते हैं वो लोग, उसको साउंड इफेक्ट्स या डिज़ाइन कहते हैं। तो वो लोग साउंड डिज़ाइनर्स होते हैं, वो लोग सिलेक्ट करते हैं, उनके जो भी एडिटर्स हैं वो लोग उस पर काम करते हैं,
तो ये 2 पार्ट बाद में मिक्स में फिल्म में एक होके ये फिल्म में आता है। देखा आपने साउंड इफेक्ट यानी फॉली, और एक फॉली आर्टिस्ट को कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि अगर दरवाज़ा खुल रहा है ट्रर करके उसकी भी आवाज़ निकालना, या फिर अगर ग्लास गिर रहा है उसकी भी आवाज़ निकालना, तो ये कितना मुश्किल है या कितना बहुत ईजी है क्या? नहीं, इजी तो नहीं है, इसको सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है। अच्छा। ये हम लोगों ने उस टाइम पे जितने साउंड से रिलेटेड लोग हैं उन बेसिकली वही लोग कर रहे हैं। तो इसको सीखना अगर कोई चाहेगा, और उसको सबसे पहले तो उसको साउंड में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका कान बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए कि कौन सी साउंड क्या साउंड करती है और उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर वो प्रॉप नहीं है तो वो एक चैलेंजिंग काम है। और अगर कोई सीखना चाहे तो कम से कम 3-4 साल लग जाए, 5 साल भी लग जाए, या हो सकता है कोई बंदा साल में भी सीख जाए, उसके इंटरेस्ट के ऊपर है। आपने बहुत ही फॉली आर्टिस्ट के रूप में नाम कमाया है, इतनी सारी फिल्में की हैं। आपके हिसाब से कौन सी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग या बेस्ट परफॉर्मेंस रही है आपकी साउंड के हिसाब से? साउंड के हिसाब से देखिए, चैलेंजिंग फिल्में पहले होती थी जब ट्रैक्स नहीं था, डिजिटल नहीं था, तो तभी चैलेंजिंग होता था क्योंकि हमको सिंक में करना होता था फिल्म के साथ। अभी डिजिटल हो गया है तो हमको अभी साउंड पे फोकस करना है, क्योंकि सिंकिंग वगैरह जो है वो हो जाता है आराम से, और ट्रैक्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले 4 ट्रैक में ही हमको करना पड़ता था, अभी हम लोग 200 ट्रैक भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि फोली में उतना होता नहीं है, हम लोग मैक्सिमम 50-60 ट्रैक मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो अभी एडिट में कुछ ऐड करना है तो अभी फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। पहले बहुत चैलेंजिंग था, अभी नहीं। इस दौर की जो चैलेंजिंग फिल्म थी मेरी वो क्रिश 3 थी। हाँ, तो उसमें जो एक्शन वगैरह था वो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि कुछ नया था हम लोगों के लिए करने के लिए। करण, ये बताओ कि आपके स्टूडियो में बिल्कुल बहुत बड़ा स्टूडियो होगा और ख़जाना रखा होगा, भले चाहे वो कबाड़ी का हो, चाहे घुंघरुओं का हो, चाहे पुराने दरवाजे हों, ये सब रहे होंगे? जी, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग इनफैक्ट कलेक्ट करते रहते हैं, कभी चोर बाज़ार से, कभी स्क्रैप मार्केट से, कभी कोई भंगार वाला जा रहा है उसके देखते, अरे यार ये अच्छा है फ़ोन, पुराना फ़ोन मिलता नहीं, अरे मेरे को दे दे, वो जितना पैसा मांगे उसके। तो ऐसे हमारा मतलब पीछे जंकयार्ड ही है बहुत, तो उसमें से लेकिन कौन सा साउंड, मतलब कौन सा प्रॉप, क्या साउंड कब काम आएगा, तो वो हमको स्टोर करके रखना पड़ता है। बोल मुंबई बोल में मेरे साथ हैं फॉली आर्टिस्ट करण अर्जुन सिंह। नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों हम इनके स्टूडियो जाएंगे और इनका, चाहे वो स्टूडियो है, चाहे वो जंकयार्ड है, चाहे वो जितनी भी आवाज़ों के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे देखेंगे और उन्हें कैप्चर करेंगे, कवर करेंगे और आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमसे बात करने के लिए करण जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इंडिया वॉइस फेस्ट के एक अहम हिस्से पे हम आ गए हैं और इस वक्त हम बात करेंगे उस आर्टिस्ट से जिन्होंने कई फिल्मों में हीरोइंस को अपनी आवाज़ दी है पर्दे के पीछे से। तो जब पर्दे के पीछे की वॉइस को रिकग्निशन नहीं मिलती तो कैसा लगता है और उसे क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आइए हम बात करते हैं दी मोना शेट्टी की। हेलो। हाय नीता, क्या हाल है? ओके, आपने बहुत सारे फिल्मों में बहुत सारे आर्टिस्टों को, हीरोइंस को आवाज़ दी है। विच वॉज योर बेस्ट परफॉर्मेंस या बेस्ट फिल्म, या आपको लगा कि ये हूबहू इस हीरोइन को मेरी आवाज़ सूट होती है? आई थिंक आई क्वाइट लाइक्ड ओम शांति ओम, जिसमें मैंने दीपिका की आवाज़ दी। तो आई क्वाइट लाइक दैट। आई लाइक जिस्म, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक रॉकस्टार। कोई डायलॉग ओम शांति ओम का याद है जो आप दीपिका की स्टाइल में हमारे इन 24 न्यूज़ के श्रोताओं को बता सकती हैं? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। क्या बात है। अच्छा, जब इस तरह के वॉइस फेस्ट होते हैं तब आपकी आवाज़ कितनी सशक्त रूप से बाहर आती है? इस तरह का फेस्ट होना पहली बात तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको ऐसा मौका ही नहीं मिलता है एक साथ एकजुट होने का, एक दूसरे से फ़र्स्ट ऑफ ऑल मिलने का सोशली, एंड सेकेंडली अहम मुद्दों पर डिस्कशन करने का। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ कई मुद्दे हैं जिनको लेके हम हमेशा परेशान रहते हैं, जिनको हम
ऐसे 2-3 लोग मिल जाते हैं तो डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन अभी तक हुआ नहीं है। और हमारी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी था। तो आई एम रियली थैंकफुल टू दर्पण कि ही केम अप विद दिस आइडिया एंड आई वाज ओनली टू हैप्पी टू सपोर्ट इट। मोना, आपने आज से नहीं बचपन से डबिंग की है, वॉइसेस दी हैं डिफरेंट कैरेक्टर को, और अब आप अपनी कंपनी साउंड एंड विजन के ज़रिए इतनी सारी एनिमेशन फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, हॉलीवुड की फिल्म्स, इंग्लिश से हिंदी डबिंग और दूसरे लैंग्वेजेस में डबिंग करती हैं। तो जब एक आवाज़ को सिलेक्ट करना होता है तो आप किन किन मुद्दों पर गौर करती हैं? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ वॉइस? पहली बात तो हम देखते हैं कि जिसके लिए हम वॉइस कास्टिंग कर रहे हैं उस एक्टर के ट्रेट्स क्या हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कैरेक्टर क्या प्ले कर रहे हैं, वो एक्टर की आवाज़ कैसी है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के फिर हम अपने आर्टिस्टों में देखते हैं कि अच्छा किन में ये क्वालिटीज़ हैं या किस में ये एबिलिटी है इस तरह का परफॉर्मेंस करने का। तो दो चीज़ें होती हैं, कई बार वॉइस मैच के हिसाब से हम किसी को बुलाते हैं, कई बार परफॉर्मेंस के लिए हम किसी को बुलाते हैं। ज़रूरी नहीं कि दोनों चीज़ एक ही आदमी में हो। तो कभी कभी इसके लिए हमें ऑडिशंस करने पड़ते हैं, क्योंकि शायद मुझे लगे कि इस रोल के लिए नीता बिल्कुल सही है और तुम्हें लगे कि नहीं इस रोल के लिए मोना बिल्कुल सही है। अभी ये डिसीजन कैसे होगा कि फाइनली इस रोल के लिए किसे लिया जाए? तो इसलिए हम ऑडिशंस करते हैं और 2-3 लोगों को जो हमको लगते हैं कि चलो टॉप 3 शायद यही होंगे जो मैच करेंगे। कभी कभी नहीं भी होते हैं, 3 के बाद हमको और भी ढूंढने पड़ते हैं। कई बार हमको 10, 15, 20 भी ऑडिशंस करने पड़ते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट मैच मिल नहीं रहा है, जहाँ पे वॉइस मैच भी मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी मिल रहा है जैसा हमको चाहिए, वो एक्टर के फेस पे मैच हो रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके कैरेक्टर को मैच हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमेशा एक आर्टिस्ट में मिलना मुश्किल है। सो इसके लिए ऑडिशंस करने पड़ते हैं। मुन्ना शेट्टी, आप ये बताइए, अभी आपने एक डायलॉग दिया, हमें, हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को सुनाया, एक चुटकी भर सिंदूर दीपिका का डायलॉग था या फिर कटरीना का डायलॉग है, तो ये उनको पता रहता है कि आप कर रही हैं और हाउ डू दे रिएक्ट? Well, obviously nobody is happy about the fact that their own voice is being replaced. I mean, ये तो सीधी बात है, अगर मैं एक्टिंग करूँ और मेरी आवाज़ यूज़ ना हो तो मुझे तो अजीब लगेगा ही ना। तो ये तो मतलब नेचुरल है, जाहिर सी बात है, बट फिर भी अल्टीमेटली तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का ही डिसीजन होता है कि वॉइस यही लें या वॉइस को रिप्लेस करें। तो तब ऑडिशंस करके हमें बुलाया जाता है और तब वॉइस सिलेक्ट करके हमसे काम कराया जाता है। तो इट्स अ प्रीटी क्लियर कट प्रोसेस। मुन्ना, आपने इस इंडिया वॉइस फेस्ट में एक नई चीज़ दी है, जो आपका ये वॉइस डायरेक्टरी ऐप है, पावर्ड बाय साउंड एंड विजन इंडिया। दोस्तों, भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा वॉइसेस हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुज़ुर्ग, मेल, फीमेल, हर तरह की, हर कैटेगरी की वॉइस है, जो एक प्लेटफॉर्म पर मिलना बहुत मुश्किल होता है। और मोना शेट्टी ने उसे एक प्लेटफॉर्म पर तो वॉइस डायरेक्टरी के रूप में आप तक पहुंचाया है। सो यू कैन सिलेक्ट, एक बटन के द्वारा बटन क्लिक करिए और आपको अपनी मन चाहिए, मन पसंद की और जिस एज की चाहिए आपको आवाज़ मिल जाएगी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। मुझे लगा कि जब से मैं डबिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, वॉइस कोचिंग खासकर में आई हूँ, मुझे लगता है कि हम वॉइसेस को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें, ट्रेनिंग तो हो गई, अब हम क्या करें। तो ये बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है वॉइसेस को कोई प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो मैं चाह रही थी कि इसका कोई हल निकालूं मैं, एंड दैट्स हाउ वी केम अप विद द वॉइस डायरेक्टरी। सो इट इज़ एन ऐप, हर एक के मोबाइल फ़ोन पे ये डाउनलोड हो सकता है, एंड दैट्स द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग कि मोबाइल फ़ोन तो हमेशा आपके हाथ में है, तो आप ईज़िली अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, अपनी डेमोज़ डाल सकते हैं, एंड अपने बारे में जितना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो एक बार में शायद बताना मुश्किल हो जाए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके प्रोफाइल पे डाल सकते हैं। एंड व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हमारे देश में जैसे कहा गया 18 मेन लैंग्वेजेस हैं,
तो 18 लैंग्वेज में बोलने वाले मेल, फीमेल, चाइल्ड, ओल्डर वॉइस, यंगर वॉइस, कितने मतलब कैटेगरीज हैं हर एक लैंग्वेज में, और उनको कभी कभी मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो चाहे आपको एक वॉइस ट्रेनर चाहिए हो, चाहे आपको राइटर चाहिए हो, लैंग्वेज सुपरवाइज़र चाहिए हो, स्टूडियो चाहिए हो, प्रोड्यूसर्स वॉइसेस को ढूंढ रहे हैं, वॉइसेस प्रोड्यूसर्स को ढूंढ रहे हैं, सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो सब लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा ये सारा कुछ। क्या बात है। देखा आपने, एक ऐप को क्लिक करिए और आपको अपनी मनपसंद की वॉइस मिल जाएगी। मोना शेट्टी, बोल मुंबई बोल में नीता के संग बात करने के लिए इन 24 न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम कवर कर रहे हैं इंडिया वॉइस फेस्ट 2018, जहां पर एक जमावड़ा लगा है डबिंग वॉइसिंग इंडस्ट्री के धुरंधर एक से एक सीनियर और वेटरन आर्टिस्ट। और मेरा एक प्राउड प्रिविलेज है कि मेरे संग दो ऐसे आवाज़ें खड़ी हैं जो अपना अपना रिएक्शंस देंगी आवाज़ की इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आइए सबसे पहले मुलाकात करते हैं मनोहर महाजन जी से, और मेरे बाईं ओर इस तरफ हैं श्री विष्णु शर्मा जी। नमस्ते। ये क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पर जो वॉइसेस हैं एक दूसरे को टोपी लगाते रहते हैं, भले चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो या तेलुगु की। तो आइए इनसे हम पहले आपसे जानते हैं कि आपने एक लंबा समय देखा है वॉइसिंग इंडस्ट्री में, तो क्या उतार चढ़ाव या पर्दे के पीछे रहकर क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की है? नहीं, प्रॉब्लम्स तो क्या, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम्स तो अपने आप सॉल्व होते जा रहे हैं, लेकिन एक ज़माना था जब वॉइस ही सब कुछ हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी उसके साथ सहयोग नहीं करती थी। अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई है और जो वॉइसिंग का जो होता था कि भाई बड़ी तैयारी करनी पड़ती थी मॉड्यूलेशन के लिए, लैंग्वेज सुधारने के लिए, वो सारी चीज़ें अब जो हैं वो माइनर हो गई हैं। और बाकी चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आवाज़ आपकी थोड़ी सी नरम गरम भी है तो ठीक कर ली जाती है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। दोस्तों, मनोहर महाजन जी एक ऐसी वॉइस हैं जो रेडियो पर इतने सारे प्रोग्राम्स आया करते थे। आइए उसी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आपने किए। देखिए, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम बिना का गीतमाला माना जाता है, जो 43 इयर्स रेडियो सिलोन पर चला और करीब 7 साल विविध भारती पर चला। उसके बाद सबसे लंबा रेडियो प्रोग्राम मेरा रहा सेंटोजन की महफिल, जो विविध भारती पर कंटिन्यूस 17 साल चला। तो और इसके अलावा मोदी के मतवाले राही एक प्रोग्राम आता था जो 12 साल चला। एवर रेडी के हम सफ़र 8 साल चला। और मोदी के मतवाले राही में आई वॉज द पर्सन who got American Clio Award as a best sponsored program in the world, and I got two trophies in that. क्या बात है। मनोहर जी ने वॉइस मॉड्यूलेशन की बात भी कही, तो जब वॉइस मॉड्यूलेशन की बात आती है, भारत का रामायण के बाद जो एक सीरियल आया था उसमें जितनी आवाज़ों की कास्टिंग का जिम्मा श्री विष्णु शर्मा जी के पास था, जो खुद की एक दैवीय वॉइस है। तो आइए उनसे पूछते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन में आपने किस तरह चुनी वो वॉइसेस जो महाभारत में एक कालजयी आवाज़ें हो गई। एक्चुअली द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वॉइस कल्चर, और दुर्भाग्य हमारा कि हमारे देश में किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये विषय है नहीं। तो थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया जाता है, और जहाँ तक वॉइस कल्चर की बात है उसमें सिर्फ ये कह दिया जाता है कि अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ या उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन सही है तो बस हो गया काम। बट उतना काम नहीं होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको मनोहर बता रहे थे कि हमारे वक्त में तो टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं होती थी, तो हम तो जब एको भी देनी होती तो दरवाज़ा खोल देते थे स्टूडियो का एको हो जाती थी, अपने मुंह से आवाज़ दरवाज़ा खोलने की ऐसा करते थे काय में गिरना है, वो सारी चीज़ें होती थी। और मेरा मुक़द्दर था कि मैंने लाइव ड्रामा किया हुआ है। जब रेडियो पर लाइव ड्रामा हुआ करता था वो मैंने 3 किए हुए हैं, मेरे किस्मत में थे वो, क्योंकि मैं मेरे समय युववाणी में था, वहाँ से मुझे लाया गया और उन्होंने कहा कि नहीं, एक चरित्र है वो आप लाइव कीजिए। उसमें बड़ा एक अजीब सी चीज़ हुई जो आप कहती हैं आजकल पहले नहीं होता था। हमारे एक चिश्ती साहब थे, उनके नकली दांत थे, उन्होंने हंसा तो उनके दांत बाहर आ गए
तो उन्होंने एक हाथ में दांत लिए हुए थे और दूसरे से खांस रहे थे और बाकायदा दूसरे आदमी ने बोलना शुरू किया उनकी लाइनों को और उन्होंने दांत लगाए और फिर अपना चरित्र कंटिन्यू किया। तो हम उस वक्त के लोग हैं, मतलब मुझे नाउ 56 ईयर्स हो गए ब्रॉडकास्टिंग के। तो जबकि आप 40 के ऊपर नहीं लगते हैं। नहीं 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 51 years on 29 नवंबर Okay. 29 नवंबर 1967 में मैंने रेडियो में एंट्री ली थी और इस 29 को आई एम गोइंग टू कोलंबो। दे आर फेलिसिटेटिंग मी, रेडियो सिलोन वाले। आई विल बी देयर ऑन 29 आफ्टर 51 ईयर्स। दोस्तों, रेडियो सिलोन और विविध भारती के ये दो स्तंभ, ये आवाज़ें मेरे साथ है। मेरा प्राउड प्रिविलेज है कि मैं इनसे बात कर रही हूँ। और मनोहर जी, आपकी तो एक फिल्म अली बाबा 40 चोर, अगर आपको उसका डायलॉग याद है, क्योंकि वो कैरेक्टर आज भी बहुत मशहूर है, हम सीडी पर तो आज भी बहुत देखते हैं। स्टाइल ही बता दीजिए, जब इन्होंने रशियन कैरेक्टर को हिंदी में डब किया था। नहीं, मैंने रशियन फिल्में करीब 28 के करीब की। जिप्सी कैम्प वैनिशेस इनटू ब्लू। अली बाबा 40 चोर में मैंने धर्मेंद्र साहब के जो बड़े भाई बने थे कासिम, उनकी डबिंग की थी एंड दैट वाज माय फर्स्ट डबिंग। मैंने डबिंग में एंट्री उस समय ली थी। डायलॉग तो अभी मुझे याद नहीं है क्या था। धर्मेंद्र के साथ सामने बोलते हैं कि तू बहुत नटखटपना करता है आजकल, तेरे को यूं कर, मतलब अब डायलॉग याद नहीं है, लेकिन उसका इंटोनेशन जो शैली थी वो यही थी, क्या कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। डायलॉग के वर्ड्स तो याद नहीं है मुझे। सर, ऐसी कोई चीज़ आपको याद है? नहीं, मुझे भी याद है क्योंकि मैंने भी ये रशियन फिल्में की थी और मुझे वहाँ ले जाने वाले मेरे गुरु समान पंडित विनोद शर्मा जी थे। तो वो मुझे वहाँ पे लेके गए थे और कहा कि देखो, तुम जो बोलते हो सहज, वो मत बोलना। मैंने कहा असहज होके कैसे बोलूँगा पंडित जी? तो बोले नहीं, तुम थोड़ा बड़ा मुँह खोलो, आइए, मतलब ऐसा है, वो तो आइए बोलोगे तो मज़ा नहीं आया, क्योंकि उनका मुंह इतना बड़ा खुलता है रशियंस का। तो मैंने वो पकड़ लिया कि भाई थोड़ा सा आपको बढ़ा के बोलना है। और फिर हमने वो ज़माना था जब आपके लिए उनको याद 300 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। हमको 300 रुपये मिलते थे उसके। तो मतलब हमारा ऐसा लगता था कि 2 बार कर लिया तो हमारा महीना सुरक्षित हो गया। उसके बाद आप आगे का कुछ भी जो कुछ करना है वो करते रहिए। खैर, अब जो हो रहा है, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अब जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, समय के साथ हर चीज़ बदलती है और ब्रॉडकास्टिंग भी बदली है बहुत। अब अगर आप देखें तो FM पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो हमारे ज़माने में नहीं हुआ करती। इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, इतनी ज़्यादा जानकारियाँ लोग देते हैं। दे आर डूइंग क्वाइट वेल। ओनली थिंग इज़ कि थोड़ी सी ज़बान का मामला गड़बड़ हो गया है। जो उच्चारण बोलने का तरीक़ा, मुझे याद आ रहा है कि मैं एक FM स्टेशन पे मुझे बुलाया गया था एक वर्कशॉप के लिए। तो मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा तुमने हरामी क्यों बोला? मैंने पूछा तुमने हरामी बोला, डू यू नो द मीनिंग ऑफ हरामी? कहता है नटखट, शैतान। मैंने कहा नहीं बेटा, इसका मतलब होता है बास्टर्ड। तो उसको लगा कि नहीं हम तो ये सुनते आए हैं। मैंने कहा बेटा, इससे आगे भी कुछ होता है। तो वो बेचारों को उनको पता ही नहीं है भाषा का। तो जो भी भाषा वो बोल रहे हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग वेल, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर रहें तो अच्छा है। और भाषा उनमें से एक है। उसका अच्छा होना, बढ़िया होना, शुद्ध होना ज़रूरी। आपके हिसाब से भाषा का कितनी अहमियत है? नहीं, इफ़ यू डोंट हैव कमांड ऑन लैंग्वेज यू शुड नॉट एंटर दिस लाइन। कमांड सबसे पहली चीज़ ये है। आवाज़ तो खुदा ने जैसी दी है, आवाज़ सब अच्छी है, कोई भी आवाज़ दुनिया में ख़राब नहीं है। ओनली थिंग वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। और जब तक आपकी लैंग्वेज में कमांड नहीं है तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? आप उसी में उलझ जाएंगे, शब्दों में उलझ जाएंगे। और जो शब्द आए हैं इस दुनिया में वो एक दिन में नहीं आए हैं। एक शब्द को बनने में करोड़ों साल लगे हैं। उसमें आरोह है, अवरोह है, संगीत है, सारी चीज़ें हैं। तो जब एक शब्द जो बनता है करोड़ों सालों में बनता है, हम उसे कैसे उतार के फेंक देते हैं। अब जैसे गगन कहना है तो अपने आप हमारी आवाज़ ऊपर क्यों चली जाती है, और जब पाताल कहते हैं तो नीचे क्यों चली जाती है? ये शब्दों की करामात है। तो शब्द का जो जन्म हुआ है उसको आपको उसी हिसाब से बोलना पड़ेगा। इसलिए इस लाइन में अगर आपको आना है तो यू शुड हैव कमांड ऑन द लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। कितना खूब कहा दोस्तों। सुना आपने कि शब्दों पर कमांड, भाषा, तलफ़ुज़, वॉइस मॉड्यूलेशन,
ये सब कितनी अहमियत रखता है एक वॉइस के लिए, एक डबिंग के लिए, वॉइस नैरेटर के लिए, वॉइस एक्टर के लिए। तो देखा आपने दोस्तों इंडिया वॉइस फेस्ट में जहाँ पर जमावड़ा हुआ वॉइस टैलेंट्स का, और जहाँ पर हमें पता चला कि वॉइसिंग, डबिंग और वॉइस मॉड्यूलेशन भाषा का कितना इम्पोर्टेंस होता है एक अच्छी आवाज़ को पर्दे पर लाने का। मैं बोल मुंबई बोल के पूरी टीम की तरफ से, हमारे कैमरामैन देवानंद सिंह की तरफ से आप सभी का, नीता वाजपेयी, शुक्रिया अदा करती हूँ। अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब खैर।